ठीक है, अच्छा दोबारा स्क्रीन शेयर पे आ जाए, शेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम ये समझो कि सबसे पहले जो चीज़ है ना, यानी अभी हम आज स्कोप डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर बेसिकली चीज़ ये कि सबसे पहले कंपोनेंट्स को समझना है, डिज़ाइनिंग समझनी है। आप लोगों का काम, जो एक ग्रुप होगा, जो लेयर 1 का ग्रुप होगा ना, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का ग्रुप होता है, जहाँ पे कि इंसान का दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। देखो, एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? कंसेप्ट के ज़रिए से बिल्डिंग को डिज़ाइन करना। वो अपना कॉन्सेप्ट लेता है और क्लाइंट की बात को समझता है, क्लाइंट का आइडिया लेता है और फिर उसको अपने तरफ से जो बेस्ट तरीन मॉडल हो सकता है बना के दे देता है। जब वो बेहतरीन मॉडल बना के दे देता है तो फिर उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। वो उसको साइट पे जाके खड़े होकर के ये नहीं कराना होता कि तुम मजदूरों को नहीं गाइड करना होता, उसका काम खत्म। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कंपोनेंट डिजाइनिंग है। जो कंपोनेंट डिजाइनिंग है ना, यानी आपने पीसीबी डिजाइन करना है। सबसे पहले तो कंपोनेंट डिजाइनिंग बहुत ही लो लेवल हो जाता है, जिसमें वेफर के ऊपर आपने ट्रांजिस्टर्स डिजाइन करने, वो हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर में करेंगे और तुम्हें लोगों में सेलेक्ट करेंगे जो उस पर R&D करेंगे। मगर अभी हम जो काम करने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर कंपोनेंट डिजाइन। तो क्लाइंट आपके पास लेकर के आएगा आइडिया, आके कहेगा कि सर हमें ये चीज़ बनानी है। मसलन फर्स्ट किया उसने कहा कि मुझे सोलर इन्वर्टर चाहिए और सोलर इन्वर्टर के साथ मुझे ग्रिड के साथ उसको सिंक कराना है। बस उसको, क्लाइंट को इतना पता है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर है या वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो कहती है डिज़ाइन करके आप हमें दे दें, बाकी काफ़ी काम हमारा है। अच्छा, अब उसमें डिज़ाइनिंग में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसके लिए आइडियल कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से नए कंपोनेंट्स आए, कौन सी माइक्रो कंट्रोलर्स इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे। तो ये सारी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी ये नॉलेज होगी तो आप उसको बेस्ट आइडिया दे सकेंगे। यहाँ से चीज़ शुरू होगी आपकी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आप उसकी स्केमेटिक बनाएंगे। स्केमेटिक बनाने के बाद आप उससे उसके ऊपर कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, कॉस्टिंग के बाद आप क्या करेंगे, उसके फिर सिमुलेशन बनाएंगे और सिमुलेशन के लिए आपको उसके अंदर जो भी कंट्रोलर वगैरह इस्तेमाल हुए उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर आपके सामने? सबसे पहले लोएस्ट रेंज है, सबसे लो जो है का मतलब ये होता है कि कोई घटिया नहीं, यानी लो का मतलब घटिया नहीं, लो का मतलब हुआ कि सबसे हार्डवेयर के करीब तरीन लैंग्वेज, जिसमें आप हार्डवेयर के अंदर जो रजिस्टर्स बने हुए ना, शिफ्ट रजिस्टर्स बने हुए ना, उनके स्टेटस को कंट्रोल करते हैं। तो वो सबसे नीचे होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली और वेरिलॉग VHDL फाइल्स होती हैं। ये VHDL FPGA पे चली जाती है, वो एक अलग पूरा चैप्टर है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इतना बता दूं कि एक FPGA 500-600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बिल्कुल इजीली काम करता है और उस FPGA की इतनी पावर होती है कि आप एक FPGA में 10 माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर में और FPGA में क्या फर्क है? माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ 12, 15, 20 मेगाहर्ट्ज, 24 मेगाहर्ट्ज, 32 मेगाहर्ट्ज तक चलता है। ठीक है, फिर उसके इंस्ट्रक्शन साइकिल डिवाइड बाय नॉर्मली 12 होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक साइकिल बनता है जिसके लिए, तो उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत कम होती है। 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल एटमेल की माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल 12 से डिवाइड करो तो 1 मेगाहर्ट्ज की स्पीड देता है एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए। तो वो वहाँ पर आकर के ना हम इतने कैपेबल होते हैं उस चीज़ को समझने के लिए कि जब हम डिज़ाइन करते हैं ना कोई भी कंट्रोलर टाइप की चीज़, तो हमारी डिज़ाइनिंग बहुत लो लेवल पर होती है, तो हम प्रिसाइजली टाइम बेस्ड चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। मसलन ऑटोमेशन हो रही है, ऑटोमेशन में कोई एक रिपीट साइकिल चलनी है, तो अब आप उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दे सकते हैं माइक्रो सेकंड्स के अंदर, कि कोई काम माइक्रो सेकंड्स में होना है तो वो माइक्रो सेकंड में होगा। ठीक है, तो जो टाइमर की क्लास आ जाती है, फिर उसमें फ्री टाइमर की भी चीज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उसमें मिलती है। उसको आप जो अगर लोएस्ट लेवल पे जाएंगे, कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि माइक्रो, अब तुम लोग जानते हो कि इसकी जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी सैलरी कितनी है यूएस के अंदर? $2,20,000 पर ईयर, यानी 20-20 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार मिलती है इसकी सैलरीज। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको बहुत ही डीप नॉलेज आ जाती है, यानी उनके डीप लर्निंग साइकिल आ जाता है। अच्छा, ये प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं इजीली, ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल चीज़ है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस लेवल पे काम नहीं होता ना, तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन अगर आपने कर लिया
और अच्छे से इस चीज़ को सीख ली, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा, आप बाहर से पहले 2-4 काम लेने के बाद वहाँ कंपनीज़ में अप्लाई करके जाके वहाँ काम कर सकते हैं और आप मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे इस तरह से करके। अच्छा, हमने इस पूरे इसके जो अभी हमारा ये कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के अंदर ना हमारा एक टारगेट है अचीव करने के लिए। वो टारगेट हमारा ये है कि हम तुम्हें इतने इस काबिल बना दें कि तुम पाकिस्तान में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम करना शुरू कर सको। अच्छा, अब आप आ जाए सेकंड लेवल के ऊपर कि ये माइक्रो कंट्रोलर की थी एफपीजीए जो है, उसके अंदर आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यानी ये जो गीगाहर्ट्ज़ के होते हैं ना, जो माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर में फ़र्क है ना, तो माइक्रो कंट्रोलर में तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में लगते हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है उसकी, और क्वाड है, 4 कंट्रोलर लगे हुए हैं एक ही उसके अंदर, चिप के अंदर। तो ये एडवांस वर्जन बनते चले जा रहे हैं ना, तो इनके अंदर पे करें। इसी तरह एफपीजीए भी इस तरह की होती है, जो एलसीडी डिस्प्लेज होते हैं उनमें एफपीजीएस लगती हैं, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं चाहिए होती, लेकिन मिलिट्री पर्पज़ के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए चिप चाहिए होती है। तो आप क्या करते हैं, एफपीजीए में चिप डिज़ाइन कर देते हैं। जिस दिन तुमने एफपीजीए को समझ लिया, इसका मतलब तुम लेवल 1 के चिप डिज़ाइनर बन जाओगे। क्यों? इसलिए कि जो चिप होगी ना, जो चिप जिसमें तुम काम कर रहे हो, वही जो फंक्शंस रिक्वायर्ड होगा वो तुम एफपीजीए में प्रोग्रामिंग के ज़रिए डिज़ाइन कर दोगे। मैं तुम लोगों को इसको भी इसकी ज़िंदा एग्ज़ाम्पल दूँगा तुमको अभी मैं, और उसका जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो हमें अगर पता हो कि हम जिस फ़ील्ड में जा रहे हैं, उस फ़ील्ड की क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम किस तरह से उसमें अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं और टॉप पे जाना है। मेरे साथ काम करना है, तो तुमने ये सोचना है कि हमें अपनी फ़ील्ड के टॉप के लोग होने हैं। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जो टॉप की जो कैपेबिलिटीज़ है वो आपके पास आनी चाहिए, ठीक है? तो हम उसको अचीव करने जा रहे हैं। एक छोटे से स्टेप से लेके बड़े स्टेप के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो एफपीजीए में आपको ये अलाउ होता है, या ये कर सकते हैं आप कि एफपीजीए में मुख्तलिफ आईसीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। तमाम डिजिटल आईसीज़ एफपीजीए में डिज़ाइन कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स डिज़ाइन कर सकते हैं विद देयर सॉफ्टवेयर्स। सारी चीज़ें, वो वेरीलॉग आ जाता है और वीएचडीएल आ जाती है, ठीक। उसके बाद उसकी कंपनियां हैं, ज़ाइलिंग्स हैं और बहुत सारी और कंपनियां हैं। वो सारी लाइब्रेरीज हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसमें ना हमने इसमें लाइब्रेरीज में अपने पास ऐड किया हुआ है कि अगर जब हम सिखाएंगे ना आपको, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अच्छा, सेकंड लेयर आ गई। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज और माइक्रो कंट्रोलर के बाद आती है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज ये है जो कि पाकिस्तान वगैरह में चलती है ज़्यादातर। क्यों? इसलिए कि एक आर्डिनो बोर्ड आ गया, आर्डिनो बोर्ड के ऊपर उनका एक कंपाइलर आ गया, सबको मिल जाता है, सब लोग उसको ओपन सोर्स से लगा के चला लेते हैं और वो चलना शुरू हो जाता है। तो आम कंपनी जो है ना, जिसने ये जिन लोगों ने डिज़ाइन किया है, उसमें मेरा सगे भाई का बेटा है, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली मुस्तफ़ा जैदी, वो इस वक्त आम का चीफ डिज़ाइनर है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे कैम्ब्रिज में ही रह रहा है, और कैम्ब्रिज से उसने पीएचडी किया था। मेरे साथ डॉक्टर गुलाम रज़ा हैं, उन्होंने डबल पीएचडी किया है कैम्ब्रिज से, वो नैनो पार्टिकल्स में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम है ना, हमें जो तुम लोग हम प्रिपेयर कर रहे हैं तुम लोगों को, जितने भी ये तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बेसिकली हमें फ्यूचर में सपोर्ट करने जा रही है हमारी अपनी कंपनी के कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग के लिए। तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करके लेके चल रहे हैं। तो मेरा काम ये है कि मैं तुम लोगों को प्रिपेयर कर दूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, फिर आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। कंपनी को यूके में हम बाहर से काम भी लेके देंगे। तो अब वो जो माइक्रो कंट्रोलर की जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को जो चीज़ यूज़ कर रही है, जो जहाँ पे वो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, वो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए है, और वो अपर लेवल है। वो अपर लेवल क्यों है? क्योंकि उसमें इफ़ देन एल्स ये इस किस्म की कमांड्स हैं जो इंग्लिश के करीब तरीन है। मसलन डू, वाइल लूप, वाइल करते रहो। तो इंग्लिश के करीब वर्ड्स को यूज़ करके एक लैंग्वेज बना देगी। अब जब आप उस लैंग्वेज में कोई चीज़ तैयार करते हैं, तो कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको एम्बेड कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर में। पहली में आपके पास अथॉरिटी है असेंबली में कि अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को लिख दें, यानी एक एक इंस्ट्रक्शन साइकिल आपके कंट्रोल में। सी में इंस्ट्रक्शन साइकिल आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने लिखा है इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो वो जो है वेरी कर सकती है साइज ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर, और उसमें काम में आगे पीछे टाइमिंग हो सकते हैं। तो वो ज़्यादातर इवेंट बेस्ड बनाई जाती है कि इवेंट के ऊपर कोई काम होना हो, ताकि इवेंट जनरल टाइम को कंट्रोल कर सके। या आप टाइमर चला देते हैं, जो बिल्ट इन टाइमर है, उसके ज़रिए से आप सी लैंग्वेज में कंट्रोल लेकर के आते हैं। बट कंट्रोल हो जाता है, मगर फाइलें बहुत बड़ी बनती हैं। इसकी फाइल बहुत छोटी बनती है। फाइल छोटी बनने का फ़ायदा ये होता है कि प्रोसेसर फास्ट होता है, और छोटी सी फाइल के अंदर सारे काम होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज की है।
लेकिन जो सी लैंग्वेज है उसकी फाइल बड़ी बनेगी। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर वाला लेवल है जो आपने समझना है। जो इससे ऊपर वाला लेवल है वो क्या होगा? वो लेवल वो होगा जिसके अंदर आपके पास पाइथन यूज होगी। ये पाइथन क्यों यूज होगी? पाइथन के अलावा हम किसी चीज को क्यों नहीं देख रहे? हमारे पास, हम सी शार्प में भी कर सकते थे वो काम, तो हम पाइथन की एम्बेडेड वो करेंगे। ये इस कोर्स का पार्ट है, यानी ये पाइथन की एम्बेडेड प्रोग्रामिंग इस कोर्स का पार्ट है। इस कोर्स में आपने कहाँ से लेके चलना है? कंपोनेंट पैसिव, कंपोनेंट एक्टिव, उनको अंडरस्टैंड करके उसके बाद फिर उसके ऊपर शेमेटिक, फिर कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग, और लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के बाद उसका इंटरफेस लैंग्वेज। इंटरफेस लैंग्वेज क्या चीज़ है? वो आपके पास बेसिकली ये है, क्या नाम है उसका, अपना ड्राइवर्स डिज़ाइन। जैसे आपको यूएसबी लगाते हैं ना, एक ड्राइवर आ जाता है, या कोई कंपोनेंट यूज़ करते हैं उसका ड्राइवर आ जाता है फ़ौरन। अब तो आजकल जैसे कि घर की लाइटें वाइटें कंट्रोल करें तो वो एक हार्डवेयर के साथ कनेक्शन है, वो सारा का सारा आप पाइथन में करेंगे। पाइथन जो है ये 1989 के अंदर डिज़ाइन की गई थी, मगर ये उसका चली नहीं। तो एक इटालियन और जर्मन था जिसने बनाई थी, मगर ये उस वक्त पॉपुलर नहीं हो सकी। पॉपुलर इसलिए नहीं हो सकी कि वो ज़माना ही नहीं था कि बड़े कंप्यूटर्स का। वो ज़माना था बिल्कुल छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते थे, यानी उनकी मेमोरी कम होती थी, उनकी स्पीड बहुत कम होती थी। और जो ये कंपाइलर, ये जो लैंग्वेज थी, ये बड़ी हैवी लैंग्वेज थी उस ज़माने के हिसाब से। अच्छा, फ़ायदा क्या है इसका? हम ये क्यों करेंगे, यानी हमारे इस कोर्स में हमने क्यों इसको पार्ट के तौर पे रखा है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आप अधूरे हैं। अगर आपने सिस्टम बनाया और वो सिस्टम जो है वो कनेक्ट नहीं हो सकता उससे, एक सेकेंड, टर्न इट ऑफ। तो अब अगर वो सिस्टम आपका कनेक्ट ही नहीं हो सकता आपके पीसी से या लैपटॉप से या चीज़ों से, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पर जो है ना आकर के फिर इसको ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने सिर्फ पीसीबी डिज़ाइनिंग सीख ली तो काफ़ी नहीं है। आप लोगों का काम ये होगा। अच्छा, पाइथन को मैं क्यों कह रहा हूँ? पाइथन के अंदर फ़ायदा ये है कि वो प्लेटफ़ॉर्म फ्री है। वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ऑपरेट करती है, यानी कि उसके ऊपर प्लेटफ़ॉर्म बाउंडेड नहीं है। वो आपको विंडोज़ पे भी चला सकते हैं, मैक पे भी चला सकते हैं, सी शार्प पे भी उसमें भी चला सकते हैं, एंड्रॉयड पे भी चला सकते हैं। आप उसके ज़रिए ऐप भी बना सकते हैं, आईओएस पे भी बना सकते हैं ना। तो वो एनवायरमेंटल फ्री है। तो क्या होता है कि आपको कई दफ़ा कोड नहीं लिखने पड़ते। यही उस ज़माने में उन्होंने ब्यूटी ऑफ़र की थी, क्योंकि उस ज़माने में विंडोज़ और मैक आ गया था। ये एंड्रॉयड तो होते नहीं थे उस ज़माने में 1989 के अंदर। तो लाइक उस वक़्त, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा था उनका, मगर उस वक़्त लोगों को समझ में नहीं आया। ये सिर्फ़ 7-8 साल पहले इसने पिक की ये चीज़, इसने पाइथन ने। वो क्यों पिक कर गई? इसलिए पिक कर गई कि फिर जब इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, तो लोगों को ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अब अगर आप जाते हैं सी शार्प पे, तो वो लाइसेंस वर्ज़न है। फिर आप जाते हैं उसके ऊपर आईओएस पे, वो भी लाइसेंस वर्ज़न था। तो ये उन्होंने, जब इनके जो डिज़ाइनर्स थे, उस जब उनसे ये नहीं चला तो ये उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया था। अब इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। तो जो आप ड्राइवर्स लिखेंगे वो आप लिखेंगे पाइथन में, ठीक है? हर लैंग्वेज नहीं कवर कर सकते, तो हम अपने पास सेलेक्टेड लैंग्वेजेस कवर करते हुए चलेंगे। जब आप पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, तो पाइथन आपको ड्राइवर बनाने के तरीका सिखा देगा। जैसे कि आपने कभी लैपटॉप, यानी कोई प्रिंटर है, प्रिंटर डिज़ाइन किया, 3D प्रिंटर डिज़ाइन किया है, उसको आप यूएसबी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे उसके बैकएंड पे चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए ना, जो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, तो वो आप डिज़ाइनिंग सीखेंगे। ये पाकिस्तान में ना कोई सिखाता है, ना किसी को आती है चीज़ें। इसलिए कि वजह नहीं है कि इसमें कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ है, वजह ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान की मार्केट में नहीं है इतनी बड़ी, ठीक है? ये हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या है? अब सेकंड चीज़ ये है कि हम अपने कोर्स को यूँ लेके चलेंगे कि यहाँ से कंपोनेंट हुए, फिर उसके बाद शेमेटिक हो गई, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग हो गई। यहाँ पे आके आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वो लोग जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, उनका काम पूरा हो जाता है। फिर यही फाइलें सारी की सारी, लेकिन ये बेसिकली ब्रेनी वर्क है, ये दिमाग का काम है, ये बच्चों वाला काम नहीं है। ये सारी फाइलें जब आप कंपनी को देंगे, तो जो यूएस में कंपनी होगी, वो इसका पीसीबी बनवा करके, क्योंकि वो सिमेटिक के बाद जब वो सिमुलेशन वगैरह सब हो जाती है, तो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई सब कुछ सही काम करे। इसके अंदर मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, देखो डीआरसी चेक कैसे करते हैं। मसलन मैं ये आ गया, मेरी पीसीबी 1 मैंने बनाया था उस दिन, जब हमने लास्ट क्लास ली थी। तो हमने इसको जब बनाया था ना, तो इसके अंदर हमने ये सब चीज़ें रखी थी। अब मुझे इसका ना डीआरसी करना पड़ेगा। डीआरसी से मतलब ये जो डायनेमिक लिंक कंट्रोल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं इसको जाऊँगा डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाऊँगा मेक अपडेट करूँगा। अब ये अपडेट करने पे आएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा
कि यहाँ पर आकर के ये होगा कि ये जो चीज़ें हैं ना ये पूछेगा ऐसे, तो आपको वैलिडेट चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, और या आपको एग्जीक्यूट चेंजेस करने पड़ेंगे, या आपको रिपोर्ट चेंजेस करने पड़ेंगे, क्लिक हेयर टू व्यू बिफोर कंटिन्यू। अब ये जो फाइल यहाँ पे खुली है ना, इस फाइल ने क्या किया है कि आपको एरर्स बता रही है कि ये कहाँ कहाँ पे इसके अंदर एरर्स आए। तो जब आप शेमेटिक बनाते हैं ना, तो शेमेटिक बनाते के बाद जब आप उसको कंपाइल करने जाते हैं तो एलटीएम में ये चीज़ है, बाकी सब में भी अब आ गई कि वो आपको ये गाइड करता है कि यहाँ पे इस चीज़ में ये एरर है। एक में एरर बताता है, दूसरी वार्निंग बताता है, ठीक है, फैटल एरर बताता है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जितने भी इलेक्ट्रिकल रूल्स वगैरह बना के ना इसमें रख दी हैं आपके लिए। तो जो बेसिक सारी चीज़ें वो यहाँ कवर हो जाती हैं। तो जब आपकी बनाई हुई शेमेटिक जाती है क्लाइंट के पास, तो जब क्लाइंट देखता है तो वो अपने तौर पे जब इसको चेक करता है तो उसको देख लेता है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। साइजेस उसको 3D प्रिंट के थ्रू मिल जाता है कि एक्चुअल साइजेस जो होते हैं वो 3D प्रिंटर के जरिए मिल जाते हैं कि 3D प्रिंटिंग के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जब आप 3D प्रिंटर में आप 3D प्रिंट के जरिए हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो दे देंगे इसको पीसीबी डिज़ाइनिंग के ऊपर, यानी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चलेंगे। तो पीसीबी उनके बन के आ जाएगी, वो अपने हार्डवेयर इंजीनियर से उसको कंप्लीट करा लेंगे, आपसे वो लिंक में रहेंगे, और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक आपका मीटर चालू रहेगा। क्यों? इसलिए कि यूएस में यहाँ पे होता है कि हम पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। आपने बना के दे दिया, उसके पैसे अलग हैं। अब उसमें कोई चीज़ उनको चेंज करानी है, होती है ना भाई, अच्छा उसको चलाया उन्होंने कहा नहीं इसमें यार ये नहीं, इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं, इसको हमें सही करना है। तो जब वो सही करने के लिए आपको कहेंगे ना, तो उसके भी आप पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि वो आप कंसल्टेशन दे रहे हैं, या उसको अगर एरर नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं है, आप उसमें कोई चीज़ वो अमेंड करवाना चाहते हैं, कोई फंक्शन डलवाना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में, तो फिर आपको रेफर करते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसको कंप्लीट करके देते हैं। तो इस तरह से करके जो कंफर्मेशन ही हो जाती है कि कोई इसमें एरर है या नहीं है, तो आप अपने तौर पे जब फाइल देंगे ना उनको, तो आप ये सारे एरर चेक्स वगैरह सब क्लियर करके देंगे। एलटीएम में आपके पास एक जो प्रोडक्ट फाइल आउटपुट में आएगी ना, वो 100% क्लियर होगी, उसमें किसी किस्म की कोई इश्यूज नहीं होंगे, ठीक, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आता है कि वैलिडेट चेंजेस। अब अगर कोई चेंज किया आपने उसको वैलिडेट कर दें, और एग्जीक्यूट चेंजेस, और एग्जीक्यूट कर दें जो चेंजेस आपने किए। अच्छा, मैंने इसमें भी एक नई शेमेटिक ऐड कर दी थी, थोड़ा सा तुम लोगों को इसमें इशू आ रहा है, लेकिन ये मैंने इसका पीसीबी बनाने के लिए वो कर दिया था। जब हम पीसीबी बनाने पे जाते हैं ना, तो हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये देखना होता है। ये है ओरिजिन, ये जो जगह नजर है या माउस नजर है, ये ओरिजिन है। हम इसको एडिट में जाके ना इसके ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं, सेट ओरिजिन। हमने कहा यहाँ पे ले आओ ओरिजिन, अब ये जगह 00 बन जाएगी। तो जब आप पीसीबी डिज़ाइन करते हैं ना, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीसीबी की पहले ही साइजिंग कर लेते हैं। ये कस्टमर ने कहा है कि इस साइज़ का पीसीबी बनना है, तो आप क्या करेंगे कि उसी साइज़ का पहले बोर्ड ही उस साइज़ का सिलेक्ट कर लेंगे कि बाद में आपको उसमें कुछ ना करना पड़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जैसे जैसे अब आगे हम इसमें पढ़ते चले जाएंगे ना, हमारे पास चीज़ें खुलती चली जाएंगी। तो आप लोगों का जो फर्स्ट लेयर का काम है ना, जो इस कोर्स का टारगेट है, वो टारगेट ये है कि पीसीबी डिज़ाइनिंग से लेकर के सॉफ्टवेयर की रनिंग तक आप मुकम्मल कर सकें, क्योंकि ये सारा का सारा पीसी बेस्ड वर्क है। इसमें एक भी कंपोनेंट आपको हाथ में नहीं चाहिए, फिजिकली आपको कुछ नहीं चाहिए सारा। और इसके बाकायदे जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि अगर रिमोट जॉब्स आ रही हैं पीसीबी की, तो वो रिमोट जॉब कैसे होंगी, ऐसे ही तो होंगी ना, वो कोई आगे फिजिकल। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आप बनाएं, बना कर भेज दीजिए, उनसे डिस्कशन हो जाएंगे। जैसे आज भी हमारी अमेरिका में क्लाइंट के साथ है मीटिंग 10 बजे, तो मैं उसमें नहीं हूँ क्योंकि मेरी दूसरी वाली क्लास है। तो जो मेरे पास इंजीनियर काम कर रहे हैं, तलहा वसीम हो गया, आसिम हो गए, और अली हो गए, तो ये सारे के सारे लोग, और अलीना हो गई, ये सब लोग उस मीटिंग का पार्ट है आज। तो जो प्रोजेक्ट मीटिंग, क्योंकि वहाँ पर यूएस के अंदर जो टाइम है इस वक्त रात 10 बजे, जब तुम लोग यहाँ की क्लास हो रही होगी, वहाँ रात को वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे, और यहाँ पर रात 10 बज रहे। तो वो लोग उनके साथ क्लाइंट को सेटल करके उसने एक टॉर्च बनवानी है। मज़े की बात है, वो एक टॉर्च बनवानी है सेल करने के लिए, और वो उसका रिस्ट पे बनने वाली टॉर्च होनी चाहिए, जो हाथ पे बन सके, कि साइकिल चला रहा हो तब भी चले, जिसकी कीमत 2 या 3 पाउंड होगी। उसने क्या किया, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक आइडियोलॉजिस्ट है, यानी आइडिया क्रिएट किया उसने कि ये चीज़ बिक सकती है, और ये 5 पाउंड, 4 पाउंड, 3 पाउंड इस तरह बिकेगी। उसमें 3 फंक्शन होंगे कि लाइट ब्लिंक करती रहे, जैसे साइकिल पे जा रहे हैं लाइट ब्लिंक करे, या वो उसको चेंज कर लें, डायरेक्ट उस पर रख लें, मगर वो हाथ पे बांधने वाली हो,
सर पे पहनने वाली भी आती हैं, लेकिन हाथ पे बांधने वाली हो। लाइट चली गई है, आप कहीं काम कर रहे हैं, स्क्रू आप टाइट कर रहे हैं, यानी अगर आप ये स्क्रू टाइट कर रहे हैं या हाथ पे बंधी हुई है तो उसकी फोकस जो है ना, तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है ना। ये लोग इस किस्म की चीज़ें, हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस किस्म के, तो वो हमने बनाने होते हैं। उसका शिमेटिक डायग्राम अलग बन रहा होता है, उसका फिजिकल डायग्राम जो सॉलिड वर्क्स के ऊपर या ऑटोकैड के ऊपर डिज़ाइन अलग बन रहा होता है, फिर उनको लिंक किया जाता है। तो तुम लोगों का जो काम होगा ना, तुम लोगों का काम होगा पीसीबी डिज़ाइनिंग की हद तक। आपने पीसीबी डिज़ाइन करनी, और पीसीबी डिज़ाइन करके उसके बाद आपने फर्मवेयर लिख करके आगे देना है। हमने ये पूरे काम करने। अच्छा, आज मैं तुम लोगों को कुछ छोटी सी बातें और बताता हूँ जिसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समझना पड़ेगा। तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे पढ़ाई गई मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब हम किसी से यहाँ पूछते हैं ना, तो उसको स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक्स के दो हिस्से होते हैं, ये याद रखना। एक एक्टिव कहलाता है और एक कहलाता है पैसिव। एक्टिव हिस्सा कौन सा होता है, पैसिव हिस्सा कौन सा होता है? पैसिव हिस्सा वो होता है जो कि बगैर जिसके अंदर के कोई चेंजेस अपेयर ना होती हो थ्रू पासिंग करंट से। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे रजिस्टर है, अब रजिस्टर पे आप एक तरफ से करंट देंगे तो वो दूसरी तरफ क्या करेगा, करंट को रिड्यूस करके, रजिस्टर से रुकावट है देगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ओम्स लॉ जो है वो गलत कैसे है। हमने इस पर रिसर्च की है और इस पर पेपर लिखा है पूरा, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन हम इस वक्त ये समझते हैं कि एक रजिस्टर का काम ये है कि आने वाले करंट को रिड्यूस कर देना, आगे आने वाले वोल्टेज को ड्रॉप करना। तो आप ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी उसके जरिए से, एक रजिस्टर के जरिए। फिर आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या काम होता है? कैपेसिटर का काम ये होता है कि दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट को तुम ये कहोगे फ्रीक्वेंसी, कोई सिग्नल है, कोई आवाज का सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, जिसमें वेरिएशन आ रही है। जहां वेरिएशन आएगी ना, तो वहां पर फिर कैपेसिटर का काम आएगा। रजिस्टर के जरिए से आप सिर्फ और सिर्फ करंट को, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आगे से आने वाले ऑल्टरनेटिंग करंट हो या डीसी करंट हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कैपेसिटर डीसी पे काम नहीं करेगा। जहां भी डीसी होगी कैपेसिटर काम नहीं करेगा। क्यों कैपेसिटर काम नहीं करेगा डीसी पे? इसलिए कि डीसी के अंदर एक ही स्टेट होती है, वो चाहे 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, एक ही स्टेट होती है, उसको डीसी कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज करता है। तो कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, तो अगर एक पॉजिटिव करंट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी साइड है उसके ऊपर ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मगर जब पहली वाली साइड पे चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे भी करंट चेंज आएगा। तो ये क्या करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में इसको करते क्या है, इसको हम कहते हैं कि वो चीज जो डीसी को ब्लॉक कर दे और एसी को पास कर दे। ठीक, ये हो गया। अब तुम लोगों को यहाँ पे एक बात समझाने की, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, क्योंकि जब तुम पीसीबी डिजाइनिंग में जाओगे ना तो तुम्हें सेक्शन समझ में आने चाहिए। इतनी आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को कितने अच्छे से पढ़ाई गई ये चीजें, लेकिन इतनी आसान एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि तुमको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल दिमाग खुल के बिल्कुल सामने आते चले जा रहे हैं, हर चीज बिल्कुल ईजी समझ में आएगी। अच्छा, अब डीसी अगर ब्लॉक कर रही है तो अब मैं तुम्हें, आप क्या करते हैं, एक इंसान क्या करता है, वो खाना खाता है। ठीक, खाना खाता है, खाना उसके पेट में जाता है, हजम होता है, उसमें से जो उसके जिस्म को जो चीजें चाहिए होती है वो निकाल लेते हैं, जिससे उसको ताकत आती है, ठीक है, एनर्जी आती है, और बाकी सब जाया हो जाता है। सेम यही प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक तरफ से ऑडियो सिग्नल आ रहा है, हम एक ऑडियो एम्पलीफायर की बात करते हैं, एक तरफ से ऑडियो सिग्नल आ रहा है, वो बहुत वीक है, माइक जो है ना बहुत ही वीक होता है, या एक वीक सिग्नल आ रहा है, वो पास होगा एक स्टेज से जहां पे उसको कहेंगे एम्पलीफाई हो गया। अब एम्पलीफाई होगा और आउटपुट निकलेगी तो वो इतनी ताकतवर होगी मल्टीपल स्टेजेस में कि वो स्पीकर को ड्राइव कर सके, क्योंकि स्पीकर एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये फंक्शन जो है ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले उसके अंदर आपको डीसी बनानी पड़ेगी, डीसी लानी पड़ेगी। डीसी क्या है? जो मैंने खाना खाया था, कैसे बोला, इस तरह से कि डीसी करंट ऊपर से आएगा, एसी यहां से आएगा, एसी डीसी के कुछ कंपोनेंट को लेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक, जब वो बाहर निकलेगा तो वो जो एसी था उसमें डीसी ने जो कंपोनेंट दिया वो निकल के बाहर निकला, तो वो ताकतवर हो गया और बड़ा सिग्नल हो गया। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले, अच्छा तो ये तो बहुत आसान बात हो गई, तो फिर यहाँ पे कैपेसिटर का क्या काम है? अगर एक साइड की डीसी
यानी एक स्टेज की डीसी दूसरी स्टेज की डीसी से मिल गई तो क्या होगा कि वो काम नहीं करेगी। अब वो क्यों काम नहीं, हालांकि टॉप पे मिले में, मगर सिग्नल वाइज डिफरेंट है ना। तो एक स्टेज की डीसी को दूसरी स्टेज की डीसी से सेपरेट रखना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्यों हमें एक स्टेज की डीसी को दूसरी स्टेज की डीसी से सेपरेट रखना पड़ता है? देखो मेरी बात समझो, तुम्हारे पास एक ग्लास पानी हो, ठीक है, और उसके अंदर तुम एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप इंक का डालो, ब्लू इंक का, पानी ब्लू हो जाएगा, ठीक, नजर आएगा कि ब्लू हो गया, हल्का सा लाइट ब्लू हो जाएगा। चलो आपके पास एक चमचा पानी हो और उसमें आप एक ड्रॉप डालो, पानी बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, नजर आएगा बिल्कुल ब्लू है, उसमें लाइट ब्लू हो जाएगा। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई। आप एक बाल्टी ले लो बड़ी पानी की और उसमें एक ड्रॉप डाल दो ब्लू इंक का, तो वो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कुछ आया नहीं है। यही फर्क है। ये एग्जाम्पल इसलिए कोट किए ताकि तुम लोग चीजें समझना शुरू कर दो, क्योंकि इनको समझोगे तो पीसीबी अच्छी डिजाइन करोगे, कंपोनेंट अच्छे डिजाइन करोगे, सर्किट अच्छे डिजाइन करोगे। बहुत जरूरी है चीजें समझना। अब आप आ जाए यहाँ पे इस चीज के बारे में कि इसका मतलब क्या होगा अगर सिग्नल बहुत वीक है और आपने वहां पे 30-40 वोल्ट का डीसी दे दिया। ये एग्जाम्पल ऐसे है कि एक ड्रॉप इंक आपने बड़ी पानी की बाल्टी में डाल दी, काम खत्म हो गया, सिग्नल मर गया, सिग्नल खत्म ही हो गया। आपने पहले स्टेज के ऊपर जो डीसी देनी है ना, उसकी बाइसिंग इतनी कम होनी चाहिए कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी, चमचे के अंदर आपने इंक डाली थी तो पूरा का पूरा जो चमचे के अंदर पानी था ब्लू हो गया। तो पहले जो सिग्नल आ रहा है उसकी रेशियो के हिसाब से जो डीसी बाइस आएगी बहुत कम होगी, तो आप रेजिस्टेंस से लगा के डीसी को ड्रॉप कराएंगे। अगर पीछे से 2 वोल्ट का सिग्नल यानी 200 मिली एम्पेयर का सिग्नल आ रहा है तो यहाँ पे 1 वोल्ट की डीसी होगी, ताकि वो उसको में से डीसी निकाल ले और निकालने ऐड कर ले और ऐड करके अगली स्टेज पे जाए। अच्छा अब यहाँ पे स्टेज एक मिली 1 वोल्ट चाहिए था। अब सेकंड स्टेज में जो आपका सिग्नल था वो बढ़ गया, 200 मिली एम्पेयर से 400 मिली एम्पेयर हो गया, डबल हो गया। अब 400 मिली एम्पेयर को आपने एम्पलीफाई करना है। अब यहाँ पर आप 2 वोल्ट या 3 वोल्ट की डीसी देंगे। तो जहां 2 वोल्ट की डीसी और 1 वोल्ट की डीसी अगर आपस में मिक्स हो गए तो काम खत्म हो जाएगा। तो इनको सेपरेट करना पड़ता है। हर स्टेज की डीसी अलग करनी पड़ती है, एसी अलग करनी पड़ती है। तो रेजिस्टर्स डीसी को ड्रॉप करके आपको देते हैं और कैपेसिटर्स डीसी को सेपरेट कर देते हैं, मगर एसी को पास कर देते हैं। ठीक है, इस तरह फिर अगली स्टेज के ऊपर आपने उसको बढ़ाया 400 मिली एम्पीयर। अब स्पीकर को चलाने के लिए कम से कम 2 वोल्ट चाहिए या 4 वोल्ट चाहिए मिनिमम, ठीक है, ताकि वो चले। 5 वोल्ट से चलते हैं ना, एक सेल का भी वो आती है, पीजो आती है, लेकिन अमूमन अच्छा अगर वो, और अगर बहुत बड़ा स्पीकर चलाना है तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है एक ऑडियो एम्पलीफायर के लिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अगली स्टेज जब आएगी ना आपकी, तो जो अगली स्टेज आपकी आएगी उस स्टेज में क्या होगा, अगली स्टेज के ऊपर कि अब आपने वहां पे पहले 1 वोल्ट दिया था, फिर 2 वोल्ट दिया, अब आपने 5 वोल्ट की बाइसिंग दे दी। इसको कहते हैं बाइसिंग। स्टेज के अंदर डीसी की सप्लाई को कहते हैं बाइसिंग। कितने बाइसिंग की आपने दी, बाइसिंग क्या दी आपने। फिर चौथी स्टेज जो आएगी ना, वो आएगी फिर आपके 10 या 12 वोल्ट की। फिर उसकी आउटपुट डायरेक्ट आप किससे कनेक्ट कर सकेंगे, स्पीकर से कनेक्ट कर सकेंगे। तो देखो ये कंपोनेंट्स को समझना है हमने, क्योंकि पीसीबी डिजाइनिंग करने जा रहे हो तो तुम्हारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्रिप तुम्हारी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए किस चीज के ऊपर, कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये एक कंपोनेंट और रह गया जिसको मैं आज अभी बता देता हूँ। फिर अगली क्लास में हम तुम्हारे पास एलटीएम मौजूद होगा तो तुम लोग फिर साथ साथ काम करना शुरू कर दोगे एलटीएम के ऊपर। पीसीबी डिजाइनिंग, पीसीबी डिजाइनिंग का तो एक ये हमारे इस कोर्स का एक पार्ट था कि मैं तुम लोगों को कंपोनेंट का बताऊं, क्योंकि आज पीसी वो नहीं है तुम्हारे पास एलटीएम, तो मैं इसलिए इसको। तीसरा पार्ट रहता है इंडक्टर। अब ये इंडक्टर क्या करता है, ये हेनरीज में नापा जाता है, ठीक है, इसका माइक्रो हेनरीज में इसको नापा जाता है और इसका काम बिल्कुल कैपेसिटर के बरक्स होता है। ठीक, होता ही एक सिंपल सा वायर है, उसको वाइंड कर देते हैं, कॉइल बन जाती है। कॉइल बनने से क्या होता है कि वो एक इंडक्टर बन जाता है। इंडक्टर के बगैर रेडियो बन नहीं सकते थे। मार्कोनी का नाम जो है ना वो रेडियो के लिए लिया जाता है, गलत है। इसका डिजाइनर था टेस्ला। टेस्ला ने डिजाइन किया था और टेस्ला कॉइल जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। मैं इसके बारे में अपने सब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तुम लोगों को भी पढ़ाऊंगा। बहुत मशहूर चीज है
और निकोलस टेस्ला जो है उसके नाम पे ये टेस्ला कार्स बनी है। मेरा भी मेंटर है और मैं उसको बहुत ज़्यादा बड़ा साइंसदान मानता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान मानता हूँ। निकोलस टेस्ला 1400 उसके पेटेंट्स थे और ये 1895 से 1905 इसने वॉर ऑफ करंट्स लड़ी है कि डीसी चलेगी दुनिया में, एसी चलेगी, आखिर में एसी जीत गई। इसकी पूरी लाइफ स्टोरी बताऊंगा कभी, बहुत अच्छी है, सुनोगे तो मजा आएगा तुम लोगों को। इसने डिजाइन किया था इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर बेसिकली करता है ये कि एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को पास करता है। समझ गए? कैपेसिटर क्या करता है? डीसी ब्लॉक करता है, एसी पास करता है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर डीसी पास करता है और एसी ब्लॉक करता है। अब ये कैसे होता है भाई? ये इस तरह से होता है कि अगर किसी जगह पर आपकी एक नॉइज जनरेट हो रही है, उस नॉइज को आपने क्लियर करना है ना, तो आप क्या करेंगे? उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड इंडक्टर लगाएंगे और एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर देंगे। तो जो एसी आपने ब्लॉक की है वो कैपेसिटर के जरिए ग्राउंड हो जाएगी और आपकी नॉइज खत्म हो जाएगी। इसे नॉइज कैंसिलेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें, फिर उसके बाद अगला जो चीज आती है वो आ जाती है एक्टिव कंपोनेंट्स। कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स में? सबसे पहले दुनिया का एक्टिव कंपोनेंट सेमीकंडक्टर बना था। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जो आधा कंडक्ट कर सके। ये बातें सब तुम लोगों को पता होंगी, मगर मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अब हम जिस सिम्ट में जा रहे हैं वहां मेरे पास बिल्कुल रिफ्रेश नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं एक सिलिकॉन को लेता हूँ तो सिलिकॉन के फाइनल ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 होने चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 4 का मतलब हुआ कि बिल्कुल आधा है, तो आधे का मतलब हुआ सेमी। ठीक, तो सेमी कंडक्टर इसलिए है कि जब मैं एक वेफर लेता हूँ, अच्छा मैं तुम लोगों को ये बता दूं, इसी क्लासेस के अंदर मैं तुम लोगों को जो मॉसफेट्स हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करवाऊंगा और उसके बाद मैं तुम लोगों के पास तुम्हें ओरिजिनल ओरिजिनल वेफर्स जो कार्बन ये इसके होते हैं सिलिकॉन वगैरह के, वो भी दिखाऊंगा और अपने पास यहाँ पे मैं उनको डोप करके भी दिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन के जरिए डोपिंग किस तरह से की जाती है। ये इसलिए कि नॉलेज बेस तुम्हारी बहुत स्ट्रांग हो। नॉलेज स्ट्रांग होगी ना तो तुम आइडिया भी अच्छे दे सकोगे, काम भी अच्छा कर सकोगे। अच्छा, अब हमने आगे अगली चीज क्या थी हमारी? हमारी अगली चीज ये है कि एक्टिव कंपोनेंट्स में क्या हुआ, कैसे हुआ। तुम लोगों को मजे की बात बताता हूँ। हम जब जिस शख्स की जो बेसिक अच्छी होती है ना, तो वो बड़े अच्छे से चीजों को समझ रहा होता है, बड़े अच्छे चीजों को बता सकता है, तो वो समझा भी अच्छा सकता है। अब तुम लोग एक बात समझ लो, अगर मेरे पास एक वेफर हो किस चीज का, कार्बन का, तो मैं उसको अगर मल्टीमीटर से कनेक्ट करके देखूंगा तो मुझे उसकी हाई रेजिस्टेंस मिलेगी, करंट पास नहीं होगा उसमें से। ठीक है, मैं एक तरफ से उसको 5 वोल्ट दूं और दूसरी तरफ यानी उसी वेफर के ऊपर, एक तरफ वेफर ये मेरा ये वेफर है, मैंने यहाँ 5 वोल्ट दिए, मैं दूसरी जगह यहाँ से 5 वोल्ट से आउटपुट लेने की कोशिश करूंगा, मुझे नहीं मिलेगी कोई आउटपुट। मैं कुछ भी नहीं करूँ, एक मोमबत्ती जलाऊं और उसके ऊपर रख दूं वेफर को, एकदम से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि थर्मल कोएफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं। बस यहाँ पर ही आपके पास एक्टिव कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि क्यों और कैसे एक एक्टिव कंपोनेंट कंडक्ट करता है किसी सिग्नल की बुनियाद के ऊपर। वहाँ हीट नहीं की जाती, वहाँ डोपिंग के जरिए से मिक्सिंग की जाती है, फील्ड और क्रिएट होती है। हम ये प्रैक्टिकली करेंगे, हम ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लिए इसको इतना काफ़ी है, इसको इतना रखते हैं, क्योंकि मेरी अगली क्लास 5 मिनट के शुरू हो रही है। मैं अगली क्लास के तुम लोगों को डेट एंड टाइम बता दूंगा, साथ में तुम लोगों को मैसेज कर दूंगा इसके लिए, क्या नाम है अपना, एलटीएम के लिए। एलटीएम के लिए मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। असल में हो ये रहा है, मेरे पास एलटीएम जो है ना, इसकी जो मैंने अभी तुम लोगों के लिए जिप बनाई, तो ये बनी है आपके पास यानी विदाउट लाइब्रेरीज। तो मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ ना, तो आप देखोगे, हैरान रह जाओगे कि ये बन गई है आपके पास कोई 4.62 गीगाहर्ट्ज की। अच्छा, अगर 4.62 गीगाहर्ट्ज की बन रही है ना, तो इसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग टाइम में भी एरर आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एक और मसला ये भी आ रहा है इसके अंदर कि आईपी मैच नहीं कर रही। मैंने यहाँ से करवाया था अपने ऑफिस के अंदर, पाकिस्तान ऑफिस के अंदर, उन लोगों के पास दूसरा ऑल्टीएम मौजूद है, मगर उनकी जब उस आईपी से वो आते हैं लाइसेंस के ऊपर ना, तो वो लाइसेंस आईपी हमारे यूके की है। तो अभी मुझे थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करना है, मैं आज या कल में इसको रिजॉल्व कर लूंगा, तुम लोगों को ये भेज दूंगा सारे लिंक्स कि किस तरह से हमने करना है, और हम इसकी तुम्हें लाइसेंस फाइल अलग से दे देंगे।
तो फिर तुम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास से पहले उसको इंस्टॉल करके रखना, उससे पूरी इंस्टॉलेशन की सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम आज अपनी इस क्लास को बहुत ज़्यादा समझो, हमारा एक कंपोनेंट था, एक पार्ट था हमारा कि हमने जिसमें कंपोनेंट्स को समझना था, उसकी बेसिक्स को समझना था, वो हमने कर लिया। अगले में हम कंपोनेंट्स को उठा के अपने स्कीमेटिक पे रखेंगे और उसके बाद उसकी एक कंप्लीट फाइल बना के उसको ट्रांसफर करेंगे पीसीबी के ऊपर। तो अगली क्लास हमारी थोड़ी लंबी होगी, वो फिर आपके लिए प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे इसकी सिमुलेशन मॉडल्स के ऊपर। तो पहले आप मल्टीपल वो करेंगे, सिमुलेशन मॉडल पे जब चले जाएंगे, फिर सिमुलेशन मॉडल के बाद अगला जो काम शुरू होगा वो शुरू होगा प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसी दौरान में साथ साथ कंपोनेंट्स के बारे में भी मैं हर दफ़ा कोई नई चीज़ बता के, नई चीज़ दिखा के सिमुलेशन के जरिए से समझाऊंगा कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो मेरे ख्याल है वी फिनिश दिस क्लास ओवर है। एनी क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? तैमूर, मेरी आवाज़ भी जा रही थी, नहीं जा रही तुम लोगों को? ठीक है, तो हम अब अपनी एक क्लास ख़त्म करते हैं ये वाली। जी तैमूर, एनीथिंग? सर एक जी सर, वो ये क्वेश्चन ये है कि जो हमारी सिमुलेशन होगी, जिस तरह हम प्रोटियस पे सिमुलेट करते हैं, तो एलटीएम पे भी ही सिमुलेशन ही होगी और जो हमने बेसिक्स सीखनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जो बेसिक्स आप बता रहे हैं उसके साथ-साथ अगर हमें कोई गाइड या वीडियोस या कोई बुक अगर आप हमें रिकमेंड कर दें, हम ताकि बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रा और स्ट्रॉन्ग कर लें कि जो कौन यूज़ होते हैं कॉन्सेप्ट्स उन पे, क्योंकि जो हमने शायद कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं वो सारे ज़रा थ्योरेटिकल टाइप कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्योंकि जब तक वो चीज़ अप्लाई नहीं की होती वो उस तरह उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो इस हवाले से अगर कोई रेफ़रेंस, कोई वीडियो या कोई चीज़ मटीरियल हमें हो सके ताकि हम आपके साथ करते-करते वो भी अंडरस्टैंड, उससे हमें ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में इज़ाफ़ा ज़रा आसान हो जाएगा क्लास में समझना। कभी कुछ क्योंकि हमारे पास कुछ प्री रिक्विज़िट कॉन्सेप्ट्स होंगे तो हमारे लिए ये पीसीबी डिज़ाइन करना और आसान हो जाएगा। आप जिस तरह हमें कराते जाएँगे हमें ज़रा समझ आती रहेगी। हम अपने टाइम में भी उसको पढ़ लिया करेंगे ताकि क्लास में ज़रा आसानी हो जाए। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा तुम ये बताओ कि आज जो मैंने तुम लोगों को समझाने की कोशिश की रजिस्टर कैपेसिटर और उसकी एम्प्लीफिकेशन मॉडल्स की, तुम्हें बात समझ में आई क्लियरली? जैसे मैंने एग्जांपल दी कि इंक आप डालते हैं तो उससे कलर ज़्यादा आता है, फिर उसको इसीलिए डिफरेंट बाइसिंग लेवल्स बनाए जाते हैं। तो ये तुम्हें समझ में आई थी ये चीज़? जी सर, मुझे कुछ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यानी एक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करना था। जी सर, कुछ मुझे समझ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे, बाकी आपने क्लास तो वो मैं उससे फिर रिवाइज़ भी कर लूँगा तो ज़रा क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमको को यहाँ पे एक बात समझाता हूँ। सबसे आसान चीज़ ये होती है, मैं तुम्हारी किताबें तो मैं तुम्हें बहुत सारी रिकमेंड कर दूँगा, किताबों को पढ़ के भी देख लेना। लेकिन होगा ये कि वही चीज़ें तो सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही होती हैं, उसमें और प्रैक्टिकल लाइफ में ना 2 जगह पे फ़र्क होता है। जब आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं तो वो आइडियल कंडीशंस के ऊपर डिफ़ाइन की जाती हैं। जब आप काम करने के लिए खड़े होते हैं तो वो उस वक़्त आइडियल कंडीशंस नहीं होती, उस वक़्त नॉन आइडियल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है? ये है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मैंने कोई 1300 से ज़्यादा के करीब प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और सॉफ्टवेयर्स लिखे हैं, हार्डवेयर लिखे हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले सीएलआई सिस्टम मैंने बनाया था। मैं उसकी भी तुम लोगों को अगली क्लास में बताऊँगा और मैं ये क्या नाम है अपना ट्रैकिंग सिस्टम और तो अब मेरे पास जो नॉलेज है ना वो ऐसी है कि जो किताबों से बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के साथ अलग हो गई। लेकिन मेरे अंदर जो सलाहियत थी वो ये सलाहियत है कि मैं आपको आपके लेवल के ऊपर, आपके ज़हन के लेवल के ऊपर लेकर के उस तरह की एग्ज़ाम्पल से चीज़ों को समझा सकता हूँ कि आपको ऐसा लगता है बिल्कुल शफ़ाफ़ शीशे की तरह चीज़ नज़र आने लगती है। जब लास्ट टाइम राबिया थी, आज वो नहीं आ सकी, वो पता नहीं क्या हुआ उसका, जो हालाँकि मैसेज दिए थे लेकिन हो गया और फैज़ान भी रह गया आज। तो अब वो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम आपको चीज़ें समझाएँगे ना तो इतनी क्लैरिटी से समझाएँगे कि आपको एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ जाएगी और फिर मैं आपके साथ हूँ। देखो शेर बानो हो गई, हुमायूँ हो गया, तुम हो गए, 2-3 लोग और हैं। ये मैं अपने लिए ना अपने लिए तैयार कर रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मेरे पास है 1000 प्रोडक्ट्स जो देनी है मैंने, ठीक है? और मेरे पास है 1 साल खाली।
इस 1 साल के अंदर वो सारी प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जानी चाहिए। तो ये मैं तुम लोगों को अपने लिए तैयार कर रहा हूँ। 2 तरीके से तुम लोगों का काम होगा। एक जो मेरी अपनी प्रोडक्ट्स बनेंगी वो तुम मेरे साथ मिलके बनाओगे। उसमें सॉफ्टवेयर वाली साइड तुम लोग कर लोगे। शहरबानो कराची के अंदर है, शी कैन गो एंड वर्क इन यूनी, और वो फिजिकली पीसीबी लेयर साजी है, जो भी लेयर्स बनती हैं उनको भी हैंडल करेगी, पीसीबी भी काम करेगी, सारा कुछ करेगी। और तुम लोग जो है ना ज़्यादातर पीसीबी वगैरह डिज़ाइन करके हमें दोगे, सॉफ्टवेयर लिख के दोगे, ये बड़े काम है। ये काम तुम हमारे लिए करोगे, फिर हम तुम्हें यूएस से काम लेके देंगे बहुत सारा। तो तुम लोगों की अर्निंग सबकी डॉलर्स में होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगोगे। अब सिर्फ करना ये है कि जैसे तुम्हारा सवाल था ना कि बुक्स में तुम्हें गाइड कर दूंगा, लेकिन बुक्स को समझने में उलझ जाओगे। अभी बस हम जिस तरह लेके चल रहे ना, मैं साथ साथ लिंक देता चला जाऊंगा, जैसे बॉल स्टेड है, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की बहुत सारी किताबें हम उनको साथ साथ लेके चलेंगे। और हमें पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल तुम्हारा सही है कि अगर आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो यार आप डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। अगली क्लास के अंदर 2 पार्ट रखेंगे उसका। एक तुम्हारा पार्ट होगा जो पीसीबी की पैकेज है उसको अंडरस्टैंड करने का, और एक होगा स्पेशली कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग का, उनकी साइजेस का, उनकी विजुअलाइजेशन का। और फिर उसके साथ साथ जैसे ही ये फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा 1 महीने में ना, फिर सिमुलेशन शुरू होगी, तो फिर मज़ा आएगा, फिर आप जो है ना नई नई चीज़ें खुद डिजाइन करोगे। ठीक है। तो अब ये हमारी दूसरी क्लास की जो स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए यहाँ पर सारे के सारे, तो टाइम भी हो गया। तो आज की हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। तैमूर, इफ़ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे इन द नेक्स्ट क्लास। और बाकी जो है फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास है वो फिर मैं तुम्हें डेट बता दूँ कब है, और मैं तुम लोगों को सॉफ्टवेयर दे दूँगा। ठीक है, चलो। ठीक, अच्छा, थैंक यू। तुम इफ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे। हाँ भाई, हेलो एवरीबॉडी। सॉरी यार, हमारी क्लास जो है थी वो नॉर्मली 1 घंटा पहले शुरू होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है। उसके बाद फिर हमारी ये क्लास शुरू हो जाती है, ये अपना तुम लोगों की जो हमारे विंडे की क्लास शुरू हो जाती है। अभी मेरे ख्याल से लोग पूरी तरह से आए नहीं हैं, अभी सिर्फ मुझे 4-5 लोग नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि फिर बाकी लोग भी आ जाएं। ठीक है, इज इट ओके? मैं प्लीज ज़रा सेंड मी जूम लिंक, बिकॉज कुछ लोगों का जो है ना आईडी ओपन यहाँ से नहीं हो रहा ना, मैं दे तो रहा व्हाट्सएप पे कीजिएगा। हूँ, व्हाट्सएप पे करूँ या यहीं पे लिख दूँ? जी, नहीं, व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, क्योंकि उसे इजीली शेयर किया जा सकता है ना। मैं 1 सेकंड कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट लगेगा खाली। विंसन ईडू। इनवाइट लिंक विंसन ईडू, ये मैंने शेयर कर जी। दिया। अभी हम आ गए इसके ऊपर, 1 सेकंड लगा। एक सेकंड, जब मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया मैं भी लिंक शेयर कर दूँ।